बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि चैप्टर नंबर 8 की थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 8 के एमसीक्यूज। आप लोग जानते हैं कि एमसीक्यूज से पहले मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि ये एमसीक्यूज न्यूमेरिकल और शॉर्ट क्वेश्चंस आपको तभी समझ आ सकते हैं जब आपने थ्योरी और फार्मूला और जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए वो अच्छी तरह से पढ़ लिए हों। तो आज भी मैं उम्मीद करता हूँ कि इस लेक्चर की स्टार्ट करने से पहले कि आप लोग जितना भी थ्योरी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है वो सब पढ़ चुके हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू से उसकी स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। व्हेन अ वेव गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, यानी वेव मीडियम चेंज कर रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वेव रिमेन कांस्टेंट, कौन सी ऐसी चीज है जो चेंज नहीं होती जब वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है। ये बहुत अच्छा और बहुत ही फेमस एमसीक्यू है, काफी दफा पूछा जाता है। इसकी सिंपल रीजन आप लोगों ने सिंपल जो आंसर है वो याद रखना कि फ्रीक्वेंसी एक ऐसी चीज है जो हमारे पास जब मीडियम चेंज होता है तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। बाकी वेवलेंथ भी चेंज होती है, स्पीड भी चेंज होती है, फेज भी चेंज हो जाता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी एक ऐसी चीज है जो मीडियम के चेंज होने से चेंज नहीं होती, ये कांस्टेंट ही रहती है। नंबर 2 देखते हैं। व्हेन अ ट्रांसवर्स वेव इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ ए डेंसर टू अ रेयर मीडियम। ठीक है, तो हमारे पास एक ट्रांसवर्स वेव है, ये देखिए मेरे पास एक डेंसर मीडियम है जिसके अंदर एक वेव चल रही है और आगे इसके एक बारीक यानी रेयर मीडियम है। तो वेव जब ऐसे जाएगी तो वो डेंसर से कहां दाखिल होगी? रेयर मीडियम में। अब वो पूछता क्या, दोबारा पढ़ते हैं कि व्हेन अ ट्रांसवर्स वेव, ये जो ट्रांसवर्स वेव है, इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ, वो बाउंड्री से रिफ्लेक्ट होती है, बाउंड्री ऑफ अ डेंसर टू अ रेयर मीडियम। बाउंड्री है जिसमें वेव डेंसर से रेयर मीडियम पर जा रही है। ठीक है, तो इसमें फेज चेंज कितना आएगा? मैंने आप लोगों को बताया था थ्योरी में कि जब ये वेव डेंसर से रेयर मीडियम में एंटर होगी तो डेंसर में अगर क्रस्ट है तो रेयर मीडियम में भी क्रस्ट ही रहेगा, यानी क्रस्ट रहता है, ट्रफ रहता है, यानी फेज में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसे कहते हैं फेज चेंज विल बी 0। ठीक है, लेकिन अगर डेंसर मीडियम होता ना सामने, तो डेंसर मीडियम से जब वो वापस पलटते तो ट्रफ जो है वो क्रस्ट बन जाता है और क्रस्ट जो है वो ट्रफ बन जाता है। इफ द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज डबल्ड, ठीक है, टेंशन को अगर मैं टी से कहता हूं, डिनोट करता हूं, तो टी डैश जो है वो क्या है, यानी नई टेंशन जो है ओरिजिनल टेंशन का डबल है, 2t है। एंड इट्स मैस पर यूनिट लेंथ, आपको पता है मैस पर यूनिट लेंथ को m कहते हैं, तो मैस पर यूनिट लेंथ इज रिड्यूस्ड टू हाफ। मैस पर यूनिट लेंथ जो है वो असल मैस का आधा हो जाए। ठीक है, देन द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव क्या होगी? ठीक है, अब आपको मालूम है स्पीड का जो फॉर्मूला है वो है v इज इक्वल टू अंडर रूट टेंशन, कोई भी सिंबल दे सकते हैं, f भी दे सकते हैं, यहां पे मैं t देता हूं, और नीचे आता है मैस पर यूनिट लेंथ। लेकिन मैं तो चेंज कर रहा हूं टेंशन की वैल्यू, तो मैं यहां पर टेंशन की नई वैल्यू t डैश और मैस पर यूनिट लेंथ की नई वैल्यू m डैश पुट करूंगा, तो मेरे पास जो स्पीड आएगी वो भी नहीं होगी, v डैश। अब t डैश कितना है जरा देखें, t डैश तो 2 टाइम्स है असल टेंशन का, तो 2t आ जाएगा। नीचे m डैश कितना है, m डैश तो असल मास का हाफ है, m/2 है, अंडर रूट एज इट इज। ये 2 ऊपर जाकर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 रह जाएगा, t/m अंडर रूट। अब इन पर अंडर रूट अलग-अलग कर लेते हैं, 4 पर अलग अंडर रूट आ जाएगा और t/m पर अलग। 4 का अंडर रूट कितना होता है स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं 2 होता है, तो 2 रह जाएगा और साथ यहां क्या रह जाएगा, अंडर रूट t/m रह जाएगा। अब अंडर रूट t/m क्या है जरा देखिए, अंडर रूट t/m तो ओरिजिनल स्पीड थी पुरानी वाली, तो 2 बाहर आ चुका है और ये है ओरिजिनल स्पीड, तो इसका मतलब स्पीड कितने टाइम्स हो चुकी है, 2 टाइम्स हो चुकी है। तो अगर मैं टेंशन को डबल करता हूं और मैस को हाफ करता हूं, मैस पर यूनिट लेंथ को, तो स्पीड जो है वो ट्रांसवर्स वेव की डबल हो जाएगी। तो थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। Which is not a property of longitudinal wave। मैंने आपको बताया था कि longitudinal wave और ट्रांसवर्स वेव में एक बहुत बड़ा फर्क जो है वो पोलराइजेशन का है। ट्रांसवर्स वेव पोलराइजेशन करती है, जबकि हमारे पास जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है वो पोलराइजेशन का फिनोमिनन शो नहीं करती। तो क्योंकि यहाँ उसने लॉन्गिट्यूडनल का पूछा है, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव कौन सी प्रॉपर्टी शो नहीं करती, तो इसमें हम जवाब देंगे कि पोलराइजेशन की प्रॉपर्टी जो है वो शो
नहीं करती। चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं कि फिफ्थ एमसीक्यू की स्टेटमेंट क्या कहती है और उसको कैसे सॉल्व करना है। आइए स्टूडेंट फिफ्थ एमसीक्यू की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अ साउंडिंग सोर्स एंड अ लिसनर आर बोथ एट रेस्ट, दोनों रेस्ट पर हैं, रिलेटिव टू ईच अदर। इफ विंड ब्लोज फ्रॉम द लिसनर टुवर्ड्स द सोर्स, हवा चलती है लिसनर से सोर्स की तरफ, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग साउंड विल चेंज, तो क्या चीज चेंज होगी साउंड की। अब आपको मालूम है कि हमारे पास ये सूरत हाल में स्पीड जो है वो साउंड की चेंज हो जाएगी, क्योंकि जो हमारे पास हवा है वो ब्लो कर रही है लिसनर से सोर्स की तरफ, तो इस वजह से हमारे पास जो साउंड है उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे हम लोगों ने पहले डिस्कस किया। नंबर 6 देखते हैं, विच ऑफ द फैक्टर्स हैज नो अफेक्ट ऑन द स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस, इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है। सबसे पहले तो आप देखें स्पीड जो है वो फार्मूला क्या था हमारे पास, वो था गैमा पी ओवर रो, ठीक है। ये हमारे पास साउंड का जो फार्मूला था जो लैपलेस ने फाइंड आउट किया था। अब जरा देखिए यहां पर जो असल आंसर है ना वो प्रेशर है। उसकी वजह क्या है, ये देखिए मेरे पास इमेजिन करें कि एक इतना बड़ा कंटेनर है और इसमें मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं और इन पर कुछ खास प्रेशर है दीवारों पर हर तरफ से। अगर इसकी ये सारी वॉल्स जो है वो मूवेबल होंगी, तो अगर मैं प्रेशर डबल कर दूं, हर तरफ से प्रेशर डबल कर दूं, तो प्रेशर डबल करने के नतीजे में क्या होगा कि ये कंप्रेस हो जाएगी गैस। जब कंप्रेस हो जाएगी तो वही मॉलिक्यूल्स अब बहुत करीब करीब आ जाएंगे। तो मैंने प्रेशर क्या कर दिया, पहले P था तो 2P कर दिया, प्रेशर डबल कर दिया, लेकिन उसके नतीजे में आप लोगों ने देखा कि वॉल्यूम कम हो गया तो गैस डेंस हो गई। तो जिस रेशियो में मैंने प्रेशर बढ़ाया, यानी प्रेशर सपोज करें मैंने डबल किया, तो उसी रेशियो में डेंसिटी भी बढ़ गई, तो आंसर कैंसिल होकर वही आ जाएगा। तो इसका मतलब प्रेशर एक ऐसी चीज है जिसका कम या ज्यादा होने से स्पीड ऑफ साउंड पर कोई असर नहीं पड़ता। उसकी वजह क्या है, जितना प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा उसी रेशियो में डेंसिटी भी बढ़ या कम जाएगी, तो इस वजह से हमारे पास नो इफेक्ट। नंबर 7 देखते हैं, देयर इज नो नेट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बाय पार्टिकल्स ऑफ मीडियम में। भाई वो कौन सा वेव है जिसमें हमारे पास एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती, तो आप लोग जानते हैं कि वो स्टेशनरी वेव्स हैं। और वजह क्या है, स्टेशनरी वेव्स आप लोग जानते हैं कुछ इस तरह से होते हैं और उसमें इस तरह के नोड्स बनते हैं जो कि परमानेंट रेस्ट पर होते हैं, और नोड्स क्योंकि रेस्ट पर होते हैं तो एनर्जी वहां से आगे जाने की बजाय वापस रिफ्लेक्ट कर जाती है, तो एनर्जी जो है दो नोड्स के दरमियान कन्फाइंड रह जाती है, यानी कि दो नोड्स के दरमियान में फंस जाती है, यूं कह लें आप। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ यूवी रेडिएशन। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 10⁻15 हर्ट्ज की ऑर्डर में होती है, तो 10⁻15 का आंसर जो है वो यहाँ पर मौजूद है, तो ये ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं कि बाकी एमसीक्यूज को किस तरह से करना है। तो स्टूडेंट्स देखते हैं कि 9th एमसीक्यू को किस तरह से सॉल्व करना है। व्हेन अ स्टेशनरी वेव इज फॉर्म्ड, स्टेशनरी वेव, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है। देखिए पहले तो स्टेशनरी वेव बनती कैसे, जरा देखें। ये है हमारे पास एक नॉर्मल वेव, ठीक है, ये स्ट्रिंग थी, मैंने इसको झटका दिया तो इसमें ये क्रस्ट बन गया ऐसे। ये चलें इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये नॉर्मल प्रोग्रेसिव वेव थी, ठीक है, जिसमें आप देख रहे हैं कि इतनी जगह पर एक वेव आ रही है, ठीक है, ये एक वेव है क्योंकि एक क्रस्ट है एक ट्रफ है तो एक वेव है। अच्छा स्टेशनरी वेव कब बनती है, जब ये इधर से रिफ्लेक्ट होगी वापस, तो ये रिफ्लेक्ट हुई। अच्छा जब रिफ्लेक्ट होगी तो रिफ्लेक्ट होने पर हमारे पास ये चीज बनेगी। अभी भी आप देख रहे हैं इतनी जगह पर एक ही वेव आ रही है, तो जो फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल वेव की थी स्टेशनरी वेव बनने के बाद भी फ्रीक्वेंसी वही रही, तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुई, तो यहां पर हम कहेंगे कि सेम, ऑप्शन ए। नंबर 10 देखिए, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की जो फ्रीक्वेंसी है वो हम लोगों ने पढ़ी थी NV/4L, ठीक है। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है जो फर्स्ट हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी है, उसमें n की वैल्यू 1 पुट करते हैं। तो जरा जब मैं देखें n की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो यहां पर भी n की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो ये 1V/4L आ जाएगी। ये किसकी फ्रीक्वेंसी है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है क्लोज ऑर्गन पाइप की। इफ बोथ द एंड्स आर ओपन देन इट्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी विल बी। अच्छा ओपन एंड का फार्मूला हमारे पास क्या आता है, जरा देखिए,
ये बोथ एंड्स ओपन, यहाँ पर लिख देता हूँ। तो वो फार्मूला था Fn इज इक्वल टू NV/2L ओपन एंड्स के लिए। अगर फर्स्ट हार्मोनिक या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है तो F की जगह N की जगह 1, तो यहाँ पर भी N की जगह 1 पुट करूंगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा NV/2L की जगह 1V/2L। सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा 1 को खत्म कर देते हैं, तो V/2L और ये कितना है V/4L। तो क्लोज की V/4L है और इसकी V/2L है, तो नजर आ रहा है कि ये इससे 2 टाइम्स ज्यादा है। ठीक है जी, तो इसका मतलब हमारे पास जो ओपन पाइप है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वो डबल होगी क्लोज ऑर्गन पाइप से। डबल कैसे, जरा देखें, इसको जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 1 2 से कैंसिल हो जाएगा, नीचे 2 रह जाएगा, तो V/2L ये चीज बन जाएगी। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये चीज बनती है, तो इसका आंसर होगा 2F। इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव इज डबल, एम्पलीट्यूड डबल हो गया तो इसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? आपको पता है इंटेंसिटी जो है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पर डिपेंड करता है। तो अगर एम्पलीट्यूड डबल होगा तो इंटेंसिटी डबल का स्क्वायर यानी 4 टाइम्स हो जाएगी। 4 टाइम्स को हम क्वाड्रपल कहते हैं। उसके बाद जी हमारे पास 12th MCQ है, अ साउंड सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स स्टेशनरी लिसनर। सुनने वाला रुका हुआ है और सोर्स खुद मूव कर रहा है। सबसे पहले तो मैं इस सूरत में आपको बता दूं कि इस सूरत में हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, वो होती है V/V माइनस A इंटू F। F क्या है? ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। F डैश क्या है? जो न्यू फ्रीक्वेंसी होगी, क्योंकि डॉपलर इफेक्ट कहता है रिलेटिव मोशन की वजह से फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। V साउंड की स्पीड और A जो है वो जो सोर्स मूव कर रहा है उसकी स्पीड है। अब वो कह रहा है सोर्स मूव कर रहा है किस स्पीड से? 1/10 ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड तो वही होती है, तो सोर्स जो है वो हमारे पास 1/10 से मूव कर रहा है, तो सोर्स की जो स्पीड है A वो स्पीड ऑफ साउंड का 10वां हिस्सा है, तो A कितना हुआ V/10। अब वो पूछता क्या, वो कहता है द रेशियो ऑफ अपेरेंट टू रियल फ्रीक्वेंसी। अपेरेंट का मतलब F डैश और रियल फ्रीक्वेंसी का मतलब F, तो रेशियो फाइंड आउट करनी है तो इस F को इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इधर जाकर डिवाइड कर देते हैं, यहां से खत्म कर देते हैं। अब इसको सॉल्व करना है हम लोगों ने, V तो V ही लिख रहेगा। ये A मैंने आपको बताया कि 1/10 ऑफ स्पीड ऑफ साउंड है, तो ये आ जाएगा V/10। इसको सॉल्व करें, नीचे आ जाएगा हमारे पास 9V/10, ये 10 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 10V, नीचे आ जाएगा 9V से कैंसिल हो जाएगा तो 10/9, ये ऑप्शन डी आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे पास MCQs चैप्टर नंबर 8 के। आपसे अब इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।